अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मई जून 2019 का पेपर 3-2 करेंगे फॉर A2 इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए कह रहा है कि इन सेंट्रली प्लान इकॉनमी फर्म्स कम्पीट। गलत। कभी भी आपकी कमांड इकॉनमी के अंदर फर्म्स कम्पीट नहीं करती और ना ही वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं और ना ही उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो एलोकेटेड होते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। हेंस ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। बी कह रहा है इन कमांड इकॉनमी रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड। ये भी बिल्कुल गलत। आपके जो होते हैं रिसोर्स वो हमेशा एक मार्केट इकॉनमी के अंदर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। सी कह रहा है कि इन अ मार्केट इकॉनमी, एंगल इज बीइंग रॉन्ग, एक मिनट गलत है। प्राइसेस आर यूज टू सिग्नल द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से जब हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई फोर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेट अ प्राइस, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जो प्राइस होती है वो बेसिकली डिटरमिन करती है कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स की एक स्पेसिफिक गुड या फिर सर्विस की वैल्यू क्या है, ठीक है। हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर। डी कह रहा है कि इन अ मार्केट इकॉनमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय सेंट्रल प्लानर्स। गलत। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ विच हैज़ बोथ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ठीक है। अब हम देखा जाए तो हमारे पास जो हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेवल, अब हम पूछते हैं डिफरेंस के बारे में पूछते हैं, बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केट एंड द सोशली ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट लेवल जो होगा वो होगा बेसिकली जहाँ पे जहाँ पे आपका मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जो होगी दे वुड बी इक्वल टू योर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। और जबकि आपका सोशली ऑप्टिमम लेवल होगा उसमें आपको जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट होगा वो बेसिकली इक्वल होगा टू योर मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो इक्वल हो रहा है आपके इस पॉइंट पे एट पॉइंट वाई। यहाँ पे आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बेसिकली इट इज़ बीइंग इक्वल आउट, ठीक है। तो ये ई इसमें इसको मैं कहूँगा एस से कहूँगा सोशल ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है। बाकी जो हमारा मार्केट लेवल होगा वो होगा जहाँ पे हमारी MPC हमारा मीट होगा विद MPB। तो ये है हमारा एट पॉइंट एक्स। तो जो इसको मैं कहूँगा M, ठीक है। जो S और M के जो बीच में फासला होगा ये है हमारा डिफरेंस जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग बिल्डिंग फ्लड डिफेंस अलॉन्ग रिवर, इट हैज़ कैलकुलेटेड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एज फॉलोज। हमेशा गवर्नमेंट याद रखना कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्लान या फिर किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लेगी या फिर उस वक्त एक्सेप्ट करेगी और इट विल स्टार्ट बिल्डिंग इट जब उसके सोशल बेनिफिट विल एक्सीड विल सोशल बेनिफिट्स विल बेसिकली एक्सीड इट्स सोशल कॉस्ट, ठीक है। ओनली इस जो सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट एक प्लान को या फिर एक प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएगी और एंड इट विल बिल्ड इट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सोशल बेनिफिट तो है नहीं हमारे पास सोशल कॉस्ट है। सो हम लगाएंगे सोशल बेनिफिट का फार्मूला। सोशल बेनिफिट इज बेसिकली इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट एंड सेम गोज फॉर योर सोशल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट हमारे पास कितना है या फिर अच्छा हाँ सोशल बेनिफिट हमारे पास होगा, प्राइवेट बेनिफिट है हमारे पास 260 का 260 प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट है 190, ठीक है। और ये हमारे पास बनता है 450, ठीक है। और जो हमारे पास सोशल कॉस्ट होगा वो होगा एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 60 प्लस प्राइवेट कॉस्ट है हमारे पास 450 और ये बनता है 510, ठीक है। हेंस इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोशल कॉस्ट हैं वो बेसिकली ग्रेटर देन योर सोशल बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इसको लेकर नहीं जाएगी आगे, ठीक है। हेंस योर डिसीजन विल बी टू नॉट टू बिल्ड, ठीक है। और जिसका रीज़न होगा वो होगा कि सोशल कॉस्ट आर ग्रेटर देन द सोशल बेनिफिट्स, ना कि प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। सोशल कॉस्ट की बात करेंगे हमेशा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ शोज द टोटल यूटिलिटी obtained by a consumer from eating biscuits over a period of 1 hour. After eating how many biscuits does the consumer's marginal utility, अब हम बात कर रहे हैं अपने MU की,
बिगिंस टू डिमिनिश, ठीक है। जब भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है तो वो साथ अपने टोटल यूटिलिटी को भी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर हम ग्राफ पे देखा जाए तो हमारे इट्स समथिंग लाइक दिस, ये अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, हैंस हमारी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो इट विल बी समवेयर लाइक दिस, कि जहाँ से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यूँ तो नहीं होगी, यहाँ पे बेसिकली कहीं होगी, जो ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी, डिमिनिश होगी, ठीक है, उसी पॉइंट से आगे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी आपकी डिमिनिश होगी। सो यहाँ पे हमने देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है। वन पे अगर देखा जाए तो वन पे अभी हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, टू पे भी हमारी टोटल जो है यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, थ्री पे भी हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। थ्री के बाद अगर हम देखा जाए तो इंक्रीज़ तो हो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ स्लो रेट, ठीक है, एट अ नेगेटिव रेट, जो ये वाला करवा रहा है ये। तो इसका मतलब कि भाई ये एक डिमिनिश हो रही है, इसका आंसर थ्री होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, सॉरी। Moving on to question number 5. The diagram shows budget lines for normal good X and Y. What could cause a budget line to shift from PQ to PR? अब ये जो शिफ्ट होगा ये हमेशा इसलिए होगा कि आपकी जो गुड X की जो प्राइस होगी, गुड X की प्राइस इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि अगर आपकी इनकम चेंज होती, ठीक है, अगर आपकी जो कंज्यूमर की इनकम है वो अगर चेंज होती तो फिर आपका पी क्यू से पी आर की तरफ शिफ्ट ना होता, बल्कि पी क्यू से वो शिफ्ट हो जाता इनवर्ड्स, यूँ हो जाता है, या फिर वो आउटपुट शिफ्ट हो जाता है, यूँ हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। मगर यहाँ पे एक साइड से फ्रॉम द साइड ऑफ गुड वाई वो सेम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि गुड एक्स की प्राइस बेसिकली इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड फॉर गुड एक्स है वो बेसिकली गिर गई है। वाई? बिकॉज हमारी जो इनकम है, रियल डिस्पोजेबल इनकम है, वो होगी कम, जिसकी वजह से हम अपनी कंजम्पशन करेंगे कम, और जिसकी वजह से हमारी डिमांड गिर जाएगी कम, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द टेबल। इसका आंसर बेसिकली होगा सी। क्यों? देखो, प्राइस ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स वो बेसिकली राइज करेगी, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स राइज हुई है। प्राइस ऑफ वाई होगी नो चेंज, क्योंकि वो सेम ही रही है ऊपर, और जो लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम होगा उस पर भी कोई चेंज नहीं आया, हेंस इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6. A consumer spends all of their income on two goods, Y and X, and is at position E, ठीक है। अभी हम जो हमारा इक्विलिब्रियम है, we are somewhere here, ठीक है। The price of X falls, जो प्राइस ऑफ X है वो बेसिकली फॉल होती है, and the price of Y remains constant, ठीक है। अगर हम ग्राफ को भी देखा जाए, if we remove all this indifference curves, ठीक है, तो पहले हमारा जो था ये कर्व था, जो हमारा बजट लाइन थी वो बेसिकली थी Y1 to X3 तक थी, ठीक है। बाद में हमारी लाइन बेसिकली बढ़ गई टू Y1 से लेकर X5 तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि भाई हमारी प्राइस X की फॉल हुई, जैसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्राइस X आपकी जो है वो फॉल हुई है। अब ये पूछ रहे हैं कि विच डिस्टेंस गिव्स द इनकम इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस चेंज। तो इन्होंने बात की है इनकम इफेक्ट की, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे आपकी इंडिफरेंस कर्व आपका टच हो रहा है आपकी बजट लाइन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट तो आपका ये वाला है ना, फर्स्ट तो एक तो यहाँ पे हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व 1 जो है वो यहाँ पे टच हो रहा है, उसको मैं E1 से डिनोट करूँगा, और जो दूसरा इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली यहाँ पे टच हो रहा है, उसको मैं E2 से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो ई जो कैपिटल ई से E1 की तरफ जो शिफ्ट हुए हैं हम, कैपिटल ई से शिफ्टेड फ्रॉम टू E1, ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आपके पास आपकी जब प्राइस गिरी है एक्स की, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपकी रियल डिस्पोजेबल, आपकी जो फिर जो डिस्पोजेबल है इनकम, वो बेसिकली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, देन यू स्टार्ट टू कंज्यूम मोर, ठीक है, देन यू स्टार्ट टू कंज्यूम मोर ऑफ दैट स्पेसिफिक गुड जिसकी प्राइस गिरी है, ठीक है। तो पहले आप एक्स कितनी ले रहे थे, पहले आप ले रहे थे X1 पे आप ले रहे थे, ठीक है, X1 क्वान्टिटी ऑफ एक्स ले रहे थे, ठीक है। बट नाउ आपकी इनकम बेसिकली इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्स जो है वो गिर गई है, हेंस नाउ यू विल स्टार्ट टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, ठीक है। सो यू बेसिकली मूव फ्रॉम X1 to X3। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको मैं S.E से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द इनकम इफेक्ट, वो होगा हमारा E1 से E2 की तरफ, ठीक है, फ्रॉम E to E2, ठीक है। ये होगा हमारा इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ओनली एंड ओनली जो शिफ्ट होते हैं ना, वो खाली हमारे इनकम इफेक्ट की वजह से ही शिफ्ट होते हैं, कि भाई आपकी इनकम बढ़ी है जिसकी वजह से आपकी जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो बेसिकली शिफ्ट होंगे, वरना बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, बाकी जितने भी आपके जो फैक्टर जो कि इसको मूवमेंट लाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो ओनली मूवमेंट लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, ठीक है, सो देन यू विल मूव टू हेयर,
और अगर यहाँ पे सो देन यू विल मूव टू हेयर, ठीक है। तो जो मूवमेंट लाते हैं ना वो बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली एक शिफ्ट लाता है फ्रॉम I1 टू I2 की तरफ, ठीक है। तो ये होगा हमारा E1 से लेके E2 हमारा होगा इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी, क्योंकि पहले हम थे X2 में थे फ्रॉम E1 और फिर मूव हो गए टू X4, X2 से X4 पे हम मूव हो गए, हेंस इसका आंसर सी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिफाइंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली आपकी होती है AVC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। एक कह रहा है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, गलत। फैक्टर एम्प्लॉयड की बात ही नहीं की हमने और ना ही हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक्जैक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, गलत। हम कभी भी फैक्टर एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहे। फैक्टर एम्प्लॉयड क्या होता है, आपका लेबर होता है, ये आपका जो है कैपिटल वो हो गया। सी कह रहा है कि हाँ सी इज़ द करेक्ट आंसर, भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपनी शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। द लेवल ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय फर्म्स, ठीक है, ये हमारा नहीं, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बी कह रहा है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, एक्जैक्टली आप टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आपको जो टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली आपको काफ़ी अरसे बाद डेवलप होती है एंड देन इम्प्लीमेंट होती है, फिर सो ऑन, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री चेंज फ्रॉम बीइंग एन ओलिगोपोली टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, हमारे पास 1 से 3 फर्म्स होंगी, ठीक है, और जो नहीं 1 तो नहीं होगी, 2 से बेसिकली 5 फर्म्स होंगी। 1 तो होती है हमारी मोनोपोली होती है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जिसमें वी हैव मैनी फर्म्स एंड वी हैव मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैनी फर्म्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज, अभी हम इंक्रीज की बात करेंगे। ए कह रहे हैं एन इंडिविजुअल्स फर्म्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, गलत। ये आपकी डिक्रीज हुई होगी, क्यों? क्योंकि जब आप पहले एक ओलिगोपोली थे, आपकी जब एक कार्टल था, ठीक है, हेंस उस वक्त आपके पास एबिलिटी थी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, बट नाउ सिंस यू है योर होल कंपटीशन आपका पूरा स्प्रेड हो गया अक्रॉस मैनी फर्म्स अक्रॉस मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब आपकी जो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस है वो बेसिकली डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो वो इंक्रीज नहीं होगी। बी कह रहा है एन इंडिविजुअल्स फर्म्स डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन द मार्केट, गलत। ये भी आपकी डिक्रीज हुई होगी, क्यों? क्योंकि जब आप एक कार्टल होते हैं, जब आप ओलिगोपोली होते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो बेसिकली हाई होती है, और फिर जब आप शिफ्ट होते हैं टुवर्ड मैनी फर्म्स टुवर्ड अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो फिर आपकी जो एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, ठीक है, और जब आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपकी जो प्राइस लीडरशिप होती है वो सारी की सारी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, हेंस बी भी इसका आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है द कंसंट्रेशन रेशो इन द मार्केट, ये भी गलत है, ठीक है। डी कह रहा है द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, एक्जैक्टली देखो पहले आपके पास थी 2 से लेकर 5 फर्म्स हैं, ठीक है, अब क्या हुआ इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ है, जो हमारी फर्म्स हैं वो बेसिकली इंक्रीज़ हो गई है। हमारी जो कंसंट्रेशन रेशो है वो तो डाइल्यूट हो गई है, ठीक है, वो तो बेसिकली डाइल्यूट हो गई, वो तो उल्टा गिर गई है, तो ओनली डी इज़ द थिंग दैट हैज़ इंक्रीज्ड, तो उसका आंसर डी होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्म हैज़ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 लाख, इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज $120 एंड इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज $80। तो देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने निकालना है अपना एवरेज, अच्छा हाँ, उन्होंने हमें दी हुई है एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, और फिर उन्होंने हमें दी हुई है अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मैं इसको AFC से डिनोट करूँगा प्लस AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको अगर हम सम करें तो क्या बनता है, हाँ बस जो बनता है वो एवरेज टोटल कॉस्ट बनती है हमारी, जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम सम करें, ठीक है, उनको जब हम प्लस करें तो हम बस अपनी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। हमारे पास है $120 और दूसरे पे पास हमारे पास है $80, ठीक है। सो दिस गिव्स यू एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 200। अब हम ATC का एक और फार्मूला है, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका एक और फार्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, जो कि हमने पहले किया था ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ 200
टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारे पास वो है 2 लाख, ठीक है। तो ये होगा 2 लाख, और अब हमारे पास निकल आएगी अपनी क्वांटिटी, ठीक है। और ये बनता है, क्वांटिटी हमारी बनती है, 1 मिनट, क्वांटिटी अपनी बनती है 1000 बनती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई है, और फिर हमारे पास अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी हमें पता है कि भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, 120 है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, हम अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद और क्वांटिटी, और फिर इससे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है TFC वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर होगा D, 120,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डोंट माइंड दिस मेस, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सॉरी माय बैड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपके पास कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते, ठीक है। और वैसे भी बेशक आपका एक ये इट्स अ परफेक्टली कॉन्टेस्टेबल मार्केट, या फिर आपका ये ओलिगोपोली है, या फिर मोनोपोली है, या फिर आपकी डुओपोली, जो भी है, ठीक है। आपके पास कभी भी एक मार्केट के अंदर आपके पास लॉन्ग रन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगी। वाई, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, आई थिंक सो इन द AS लेवल या फिर A2 लेवल के अंदर किया था। होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक सम स्पेस, अच्छा हाँ, मैं ये करूँगा इसको लाइट ब्लू से, तो लाइट ब्लू से मैं डिनोट कर रहा हूँ अपने नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसको मैं NP लिखूँगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और जो हमारा अगर हम ट्राई करेंगे कि हम सब नॉर्मल, उनके नॉर्मल प्रॉफिट से कम सब नॉर्मल प्रॉफिट हम एक्सपीरियंस करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम नॉर्मल प्रॉफिट से शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ। जब हम सब नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे तो इससे ये होगा कि जो कुछ फर्म जो कि इस लेवल पर सर्वाइव नहीं कर सकती, दे विल बेसिकली लीव द मार्केट, ठीक है। एंड व्हेन दे विल लीव द मार्केट, यू विल बेसिकली रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें कि मैं अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट में एक्सपीरियंस करूँ, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, इससे क्या होगा कि आपके पास जो फर्म्स हैं वो बेसिकली आपके प्रॉफिट से अट्रैक्ट होंगी, एंड देन दे विल एंटर द मार्केट। और जब वो एंटर करेंगे मार्केट, सो देन इन द लॉन्ग रन यू विल बेसिकली शिफ्ट बैक टू योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो इन बोथ केसेस इन द लॉन्ग रन आप हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। देयर इज नो वे दैट यू कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और यू कैन सर्वाइव एट सब नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ए तो उसका आंसर नहीं होगा। बी कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली आपके एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। सी कह रहा है ऑल फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस, गलत। बैरियर्स टू एंट्री आर हाई, गलत। आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बैरियर्स टू एंट्री आर बेसिकली लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। द डायग्राम शोज द मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। लेट मी जस्ट इरेज दिस। Of a profit maximizing firm in a perfectly competitive market, which price would mean the firm would operate in the short run but not in the long run, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कभी शॉर्ट रन पे वो ऑपरेट कर लेगी मगर लॉन्ग रन में वो ऑपरेट नहीं कर सकेगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन जो P1 है हमारे पास। P1 क्या दिखा रहा है, P1 में तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रही, एवरेज कॉस्ट हमारी उससे ऊपर है। हेंस इसका मतलब कि भाई ये हम शॉर्ट रन होगा उसमें भी हम शॉर्ट रन के अंदर भी हम यहाँ पे फेल हो जाएंगे, हम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। P2 की अगर बात करें तो P2 में हम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर हम अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट को ही कवर ही नहीं कर रहे। हेंस ये क्या होगा, ये होगा हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। P3 क्या कह रहा है, P3 क्या ये है कि हम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं और हम अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं, और वो है एट द मिनिमम लेवल, ठीक है। और फिर वो मीट कर रही है हमारी मार्जिनल कॉस्ट से। ये होगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और जहाँ पे हम अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बाय फार से हम कवर कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली हमारा होगा सुपर नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। हेंस इसका आंसर क्या होगा P2, क्योंकि अगर हम सब नॉर्मल प्रॉफिट पे अगर हम चल रहे हैं, अगर हम सब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे हैं इन द शॉर्ट रन, तो हम शॉर्ट रन के अंदर तो हम सर्वाइव कर लेंगे, मगर लॉन्ग रन की जब बारी आएगी तो फिर हम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और इसका आंसर हाँ सब यही होगा P2, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13।
The table shows the average incomes of the richest 20% of the households and the poorest 20% of the households in the UK, and the effect of government taxation and benefits on average income. बिफोर टैक्सेस और फिर बेनिफिट की बात अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो पहले थी, जो हमारे पास जो रिचेस्ट थे उनके पास थी $85,000 इनकी एवरेज इनकम थी, जबकि जो पुअरेस्ट थे उनके पास $7,000 थी. और उसके बाद अगर देखा जाए आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस एंड कैश बेनिफिट्स, उनकी जो रिचेस्ट है उनकी इनकम बेसिकली गिर गई है आई थिंक सो बाय 20% टू $68,000. और हमारी जो एवरेज इनकम है ये आई थिंक सो मेरे ख्याल से कितने से गिरी है, आई डोंट नो. तो ये गिर गई 13 पे, ठीक है. एंड देन आफ्टर ऑल टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो उससे उनकी फर्दर गिर गई है 263, जबकि एवरेज इनकम ऑफ द पुअरेस्ट की जो है वो गिर गई है फ्रॉम £13,000 to £17,000, ठीक है. What can be concluded from the diagram, from the information in the table. Sorry. एक कह रहा है the effects of direct taxation have affected the rich less than the poor. गलत. क्यों? क्योंकि देखो अगर हम रिच की बात करें तो वो पहले थे 85, ठीक है. तो अगर आप £85,000 से आप माइनस करें £63,000, तो ये आपको एक रफली वैल्यू देगा £22,000 की, ठीक है. जबकि अगर हम पुअरेस्ट की बात करें तो वो तो 17,000 में से आप 7,000 माइनस करें, कितना बचा? 10,000. तो ज़्यादा इफेक्ट किसको है? ज़्यादा इफेक्ट हुआ है रिच को हुआ है, ठीक है. हैज़ ये जबकि जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है कि इट हैज़ अफेक्टेड द रिच लेस नहीं हुआ, इट हैज़ अफेक्टेड द रिच मोर देन द पुअर, ठीक है. बी कह रहा है द गवर्नमेंट पॉलिसी अचीव्ड इनकम इक्वालिटी अक्रॉस हाउस होल्ड. गलत. यहाँ तो आपकी जो हाउस होल्ड्स की जो है अगर आप देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 63,000, जबकि दूसरी साइड पे ओनली 17,000 हमारी है जो पूरा घरानों की, ठीक है. तो ये आपकी इनकम इक्वालिटी नहीं है, ये आपकी बल्कि बाय फार ये आपकी एक इनकम इन इक्वालिटी है. सी क्या, द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम टेकन फ्रॉम रिच टू द पुअर. ऑल इनकम तो नहीं हुई, अगर आपकी ऑल इनकम होती तो आपको जो फाइनल यहाँ पे इनकम होगी वो दोनों सेम होती, पर ये ऐसा नहीं हुआ. और जो आपका डी है, हाँ डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो हमारी जो इनकम इनक्वालिटी थी वो फ्रॉम $85,000 रेशो $7,000 से कम हो गई, और अब है £63,000 to £70,000, ठीक है. तो बेसिकली हमारी इनकम इन इक्वालिटी रिड्यूस हुई है, ना कि डिक्रीज हुई है, सॉरी ना कि ख़त्म हो गई है, ठीक है. तो उसका आंसर डी होगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अज्यूमिंग देयर आर नो एक्सटर्नलिटीज वेयर वुड अ नेशनलाइज्ड फर्म सेट आउटपुट टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, ठीक है. जो हमारे पास एक नेशनलाइज फर्म होती है, ठीक है, वो बेसिकली अपना जब सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करेगी, आपको जो मैक्सिमाइज़ होता है ना आपको सोशल वेलफेयर, वो ओनली एंड ओनली जब आपके पास एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, देन एंड ओनली यू कैन मैक्सिमाइज योर सोशल वेलफेयर, ठीक है. और एलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है चाहिए? जब आपके पास आपको जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है आपका, इट इक्वल्स आउट योर मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ठीक है. विच इज़ सेम टू से कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हो जाए आपकी प्राइस के इक्वल हो जाए, ठीक है. विच इज़ से आपकी जो MC होती है इट इज़ इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू, ठीक है. ये बेसिकली तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है. और ये तीनों चीज़ें डिनोट करती हैं अपनी एलोकेटिव एफिशिएंसी.